ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है। लेकिन इसको जब मैं टीच करता हूँ तो इतने सिंपल और इतना इजी बना देता हूँ कि जो है आप एक बार में जब पढ़ते हैं उसी में मेमोराइज हो जाता है। तो लेकिन इसको जो है अगर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर अपन स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसको जो है ज्योग्राफिकली बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसको सेट किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। तो सपोज मैं जो है ये इंडिया का मैप बना रहा हूँ, ठीक है। तो अपन जो है क्वेश्चन पुटअप होता है कि प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन और सबसे जो है विश्व की जितनी भी विकसित सभ्यताएं थी उनमें सबसे विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। वो भारत के किस कोने पर थी? तो भारत के जो है पश्चिमोत्तर हिस्से पर थी। उस पीरियड में भारत ये था, अर्थात इसमें रेड क्लिफ रेखा नहीं थी, न नेपाल था, न भूटान था, न बांग्लादेश था, न ही वर्तमान पाकिस्तान था। और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास बसी हुई सभ्यता थी। तो ये सिंधु नदी का जो है डायरेक्शन है तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है और यहाँ तक जम्मू कश्मीर के बाद इसका डायरेक्शन नॉर्थ साउथ हो जाता है। इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, लेकिन मैं 5 सहायक नदियों का मैप नहीं बनाकर सिर्फ एक नदी का मैप बनाऊंगा, वो है रावी रिवर, रावी नदी। रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा बसा हुआ था। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वॉज सिचुएटेड ऑन रावी रिवर। Then second capital of Indus Valley civilization, just like मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जबकि हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं था बल्कि रावी नदी के किनारे था। रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी भी है। तीसरी जो राजधानी थी इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की वो थी घग्गर के किनारे कालीबंगा, जिसको जो है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की 3 राजधानियाँ थी। फर्स्ट हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे था। दूसरी मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे था। और तीसरी राजधानी कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी के किनारे हुआ करती थी। ये घग्गर नदी वही प्राचीन नदी है जिसको सरस्वती के नाम से जाना जाता है और जिसके किनारे पर वेदों की रचना हुई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ एटसेट्रा वैदिक साहित्य लिखा गया था। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थ बॉर्डर किसको टच करता था? तो नॉर्थ बॉर्डर जो है अर्थात जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा को टच करता था। और मांडा ये जो है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। और इसका जो उत्तरी दक्षिणी जो बॉर्डर था, साउथ बॉर्डर था, वो देमाबाद को टच करता था। देमाबाद, तो देमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित था। महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्वी बॉर्डर इसका जो है आलमगीरपुर को टच करता था और आलमगीरपुर जो है मेरठ जिले के यूपी में स्थित था। इस सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बॉर्डर अर्थात सुतके गैंडोर बंदरगाह को टच करता था। सुतके गैंडोर बंदरगाह, ये बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह के पश्चात ये सबसे फेमस बंदरगाह हुआ करता था। वर्तमान में ये जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंतर्गत है, बलूचिस्तान। और मोस्टली जो है ये दाशक नदी के किनारे, दाशक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सिंपल वे में इधर देखिएगा, नॉर्थ बॉर्डर टच टू मांडा, साउथ बॉर्डर टच टू देमाबाद, ईस्टर्न बॉर्डर टच टू आलमगीर एंड वेस्टर्न बॉर्डर टच टू सुतके गैंडोर। इस तरह से जो है हमारा आज अपन भारत के बारे में भी जानते हैं, राजस्थान के बारे में जानते हैं। भारत का बॉर्डर जम्मू कश्मीर को टच करता है, साउथ बॉर्डर कन्याकुमारी को, ईस्टर्न बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश को एंड वेस्टर्न बॉर्डर गुजरात को टच करता है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के भी ये 4 बॉर्डर थे। और सिंधु घाटी सभ्यता मोस्टली एक ट्राइंगल शेप यानी कि त्रिभुजाकार स्थिति में बसी हुई थी। ये था इसका त्रिभुजाकार
स्थिति। और लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, ये इसका क्षेत्रफल था। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे जो है नगर थे। अब तक इसके जो है 1500 नगरों की जो है खोज हो चुकी है। 1500 नगर जो है नगर प्रधान सभ्यता थी, इसलिए जो है भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में जो है नगर बसे हुए थे। सबसे अधिक नगर गुजरात से मिले हैं इसके, अर्थात 200 नगर जो है गुजरात में इसकी खोज हुई है। क्वेश्चन IAS में भी आ चुका है, RS में आ चुका है, SI में आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक नगर किस राज्य से जो है प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर है ओनली वन आंसर, गुजरात है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक जो है 1500 नगरों की खोज हो चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर अपन नाम देखें तो इसके जो लगभग 6 या 7 नाम मिलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मदाता अनार्य थे, इसलिए इसका एक नाम तो अनार्य सभ्यता ही है, अनार्य सभ्यता। अनार्यों को जो है द्रविड़ कहा जाता था, इसलिए इसका दूसरा नाम द्रविड़ सभ्यता। मौसली शहर इसके सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए जो है ये सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम, और चौथा नाम इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्यकालीन सभ्यता। कांस्य काल, चूँकि ये जो है कांस्य काल में विकसित हुई थी। सबसे पहले पाषाण काल आता है, फिर उसके बाद जो है ताम्र पाषाण काल आता है, ताम्र पाषाण काल के बाद कांस्य काल आता है, कांस्य काल के बाद लोह युग आता है जिसमें अपने वेदों की रचना की गई थी। तो 4 नाम आप देख रहे हैं, अनार्य सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्यकालीन सभ्यता, और 5वां नाम है इसका नगर प्रधान सभ्यता। फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया वॉज created in Indus Valley civilization and second urbanization of India was created in later Vedic period। इसलिए इसको जो है नगर प्रधान सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। 5 नाम आपके सामने हैं, अनार्य सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्यकालीन सभ्यता, नगर प्रधान सभ्यता। और इसके अलावा इसका एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इसकी प्रथम खुदाई जो है हड़प्पा से हुई थी, इसलिए जो है सबसे सूटेबल नेम इसका जो है हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर था और बात थी कब की? 1826 की। 1826 में इस एरिए में राणा रणजीत सिंह का एम्पायर था, राणा रणजीत सिंह का साम्राज्य था और अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी। तो यहाँ से एक अधिकारी चार्ल्स मैसन लाहौर राणा रणजीत सिंह से जो है वार्तालाप और संधि करने के लिए जा रहा था। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन, वो अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मैसन, जिसने इस सभ्यता की ओर इशारा किया था, यानी कि 1 वर्ड में इस सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया था। उसके बाद दौर आता है 1856 का। तो 1856 में जो है इधर देखिएगा, लाहौर से जो है कराची के लिए जो है रेलवे ट्रैक डाली जा रही थी। तो 2 अंग्रेज इंजीनियर हुआ करते थे, उनका नाम जॉन विलियम और विलियम बर्टन और जॉन बर्टन हुआ करता था। इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों ने जो है, मजदूर थे काफ़ी सारे, तो मजदूरों को आदेश दिया कि सामने एक टीला है तो उस टीले में की खुदाई करें और टीले से जो मिट्टी, कंकड़, गिट्टी जो भी निकलती है उसको रेलवे ट्रैक पर डाला जाए। तो जैसे ही मजदूर वहाँ जाते हैं और गैती फावड़ा और तगारी का प्रयोग करते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन सभ्यता सामने आती है। किस टाइप की सभ्यता? बाकायदा जो है सड़कों का जाल बिछा हुआ था, सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर थी। बाकायदा जो है चौराहे बने हुए थे, सर्किल बने हुए थे। मोस्टली जो है शहर में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और मुख्य जो राजपथ होता था वो उत्तर से दक्षिण में होता था। और इन एरियाज में जैसे कि आप देख रहे हैं, इन एरियाज में कॉलोनी बसी होती थी, ये कॉलोनीज के मकान होते थे ये, और बीच में जो है बाकायदा जो है फील्ड नुमा एक जगह होती थी। ये इस टाइप से जो है इधर भी सड़क थी, इधर भी सड़क थी, यानी कि जो है
ग्रिड पैटर्न के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो है नगर बसी हुई थी। यहाँ नगर कॉलोनी बसी हुई थी, इन एरियाज में कॉलोनी बसी हुई थी, इन एरियाज में कॉलोनी बसी हुई थी। मकान एक मंजिले या दो मंजिले होते थे। मकानों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मकानों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली में खुला करते थे, ताकि बच्चा जो है, खेलता हुआ बच्चा सड़क पर ना आए और एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए। इस तरह से जो है दरवाजे पीछे गलियारे में खुला करते थे और मकान और मुख्य सड़क के बीच में नालियां बनी हुई थी। नालियां जो है पत्थर से ढकी हुई थी। बाकायदा नालियों का पानी नदी में जाया करता था। इस तरह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, सड़क नियोजन और नाली व्यवस्था टॉप क्लास की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन अन्य जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये इसके समकालीन थी। इनमें सबसे टॉप डेवलप्ड जो सिविलाइजेशन थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। इतने बेहतरीन क्लासिकल वेल प्लानेड नगर उन सभ्यताओं में भी नहीं थे। व्यापार प्रधान सभ्यता थी, वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आधारित सभ्यता थी। तो देखिएगा, लोथल बंदरगाह गुजरात के इसे भोगवा नदी पर खंभात की खाड़ी में लोथल बंदरगाह बना हुआ था। लोथल बंदरगाह से जहाज, शिप अरब सागर से लाल सागर से भूमध्य सागर की ओर जाया करते थे। तो इस तरह से पश्चिमी एशिया, अरब सागर और यूरोप के साथ इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मोस्टली द्रविड़ लोग हुआ करते थे, अनार्य लोग हुआ करते थे। सर्वप्रथम इसकी खोज हड़प्पा से हुई थी। तो हड़प्पा में जो है बोर्ड की तरफ देखिएगा, 1921 में पहली बार जो है हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और उस वक्त हमारे पुरातात्विक विभाग के जो निदेशक हुआ करते थे, जॉन मार्शल हुआ करते थे, उन्हीं के दिशा निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खुदाई की थी। फिर उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। तो फर्स्ट कैपिटल ऑफ हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन रावी रिवर, जस्ट लाइक रावी रिवर। और रावी रिवर के किनारे ये था हड़प्पा प्रेजेंट टाइम में देखिएगा, ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी था, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के अंतर कौन से प्रांत में? पंजाब प्रांत में। कौन से ज़िले में? अर्थात पंजाब प्रांत के जो है मोंटगोमरी ज़िले में, मोंटगोमरी ज़िले के अंतर्गत है। तो मोंटगोमरी ज़िले में जो है, अर्थात इसका नाम भी चेंज हो चुका है, इसका नाम आ गया है शाहीवाल ज़िला। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में के शाहीवाल में जो है स्थित है। ठीक है। 1921 में सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है इसकी खुदाई की, खोज की। तो खुदाई करते समय हड़प्पा से क्या मिला वो देखिएगा आप लोग। जैसे कि ये रावी नदी के किनारे था, तो ये रावी नदी बह रही है ये। तो रावी नदी के किनारे जो है, अर्थात खुदाई के अंतर्गत दो प्लेटफॉर्म मिले थे, यानी दो टीले मिले थे। तो इसको कहा जाता है, इतिहासकारों ने इसका नाम दिया पूर्वी टीला और इसका नाम दिया पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीले में क्या ये था? पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले में जो है नगर बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ था, इसलिए इसका दूसरा नाम नगर टीला। और पश्चिमी टीले में प्रशासन को चलाने वाले लोग रहा करते थे, इसलिए इसका नाम जो है दुर्ग टीला। प्रशासन को चलाने वाले लोग पश्चिमी टीले में रहा करते थे और आम जनता जो है नगर टीले में रहा करती थी। और ये दोनों टीले एक बाउंड्री से जो है घिरे हुए थे।
जो कि रक्षा प्राचीर अथवा सुरक्षा प्राचीर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, नगर टीला और दुर्ग टीला, ये दोनों टीलों के दक्षिण में जो है अर्थात एक कब्रिस्तान के भी अवशेष मिले हैं, जिन इतिहासकारों ने R37 नाम दिया है। तो देखिएगा, ISRS में पूछा हुआ क्वेश्चन, R37 क्या है, स्नानागार है, कब्रिस्तान है, क्या है। इस तरह से जो है R37 कब्रिस्तान है जो कि हड़प्पा से पाया गया है। तो इस तरह का नगर नियोजन हुआ करता था। उसी आधार पर प्रेजेंट टाइम में जयपुर बसा हुआ है, कोटा बसा हुआ है। अगर पुराना कोटा को देखा जाए तो ये देखिएगा, ये चंबल बह रही है और ये बैराज रहा, बैराज पर खड़े होकर देखिए, ये आपको दुर्ग टीला नज़र आ जाएगा। फिर उसको आपको जो है बहुत बड़ा मार्केट, सूरजपोल, टिप्टा, पाटन पोल, ये सब जो है अर्थात बहुत बड़े मार्केट के रूप में जो है। और एक परकोटा जो है, कोटा का जो परकोटा बना हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा की तरह बना हुआ है। कोटा में भी पुराने कोटा में 1947 से पहले कब्रिस्तान जो है कोटा के जो दक्षिण में हुआ करता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है दक्षिण में कब्रिस्तान हुआ करता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो ये दूसरी राजधानी हुआ करती थी जो कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। इसे सिंध का बगीचा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंध प्रांत से मिला है। सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान यानी सिंध का बगीचा कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता जो है, यहाँ पर एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है, तो जिसका मुख्य उद्देश्य जो था धार्मिक उद्देश्य था। उस ज़माने में भी लोग प्रेजेंट टाइम की तरह जैसे हिंदू कम्युनिटी के अंतर्गत अमावस्या, पूर्णिमासी विशेष अवसर पर हरिद्वार में स्नान करने जाते हैं, पुष्कर में स्नान करने जाते हैं, इलाहाबाद में स्नान करने जाते हैं, उसी टाइप से जो है मोहनजोदड़ो में बने हुए सार्वजनिक स्नानागार में लोग जो है स्नान करने जाया करते थे। तो सार्वजनिक स्नानागार इस टाइप से बना हुआ था, जैसे कि आप बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, ये जलाशय हुआ करता था। जलाशय में दोनों तरफ, जलाशय में उतरने के लिए दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ लगी हुई थी। ये सीढ़ियाँ लगी हुई थी। सीढ़ियाँ जो है उत्तर और दक्षिण दिशा से जो है दिशा में लगी हुई थी। सीढ़ियों से लोग जो है इसमें जलाशय में उतरा करते थे और बाकायदा जो है इस टाइप से जलाशय बना हुआ था। जलाशय को बनाते समय गिरी पुष्पक यानी जिप्सम और साधारण जो चूना होता है उसका जो मिक्सचर किया जाता था, इसलिए इसमें से पानी का जो है सीपेज भी नहीं होता था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये जो मुख्य जलाशय था इसकी लंबाई क्या थी, इसकी चौड़ाई क्या थी, इसकी गहराई क्या थी। तो इसकी लंबाई 39 फीट हुआ करती थी और चौड़ाई जो है 23 फीट थी और गहराई इसकी 8 फीट थी। इस तरह से 39, 23, 8 फीट के रूप में इसको जाना जाता है। ये जो है इतना बेहतरीन और क्लासिकल तरीके से बना हुआ था कि उस पीरियड में जब जॉन मार्शल ने इसको देखा तो इसको जो है तत्कालीन विश्व का आश्चर्य नाम दिया था। तो वंडरफुल आइटम दैट पीरियड, इस तरह से जो है। और इस जलाशय के अंतर्गत यहाँ एक कुआं बना हुआ था और जलाशय से पानी का जो निकास करने के लिए इस साइड में एक मोरी बनी हुई थी। इसको कहा जाता है सार्वजनिक स्नानागार यानी पब्लिकली स्विमिंग पूल। इसका मूल उद्देश्य जो था धार्मिक था, न कि कोई जो है दूसरा उद्देश्य था। धार्मिक उद्देश्य यानी कि उस पीरियड के लोग बड़े धर्मपरायण हुआ करते थे। आज की जो हिंदू कम्युनिटी आज भी जो है गंगा सागर में स्नान करने जाती है, पुष्कर में स्नान करने जाती है, आपके इलाहाबाद में हरिद्वार में स्नान करने जाती है, उसी टाइप से उस पीरियड में भी इस जलाशय में जो है स्नान किया जाता था। ये इसकी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सिंधु घाटी सभ्यता मोस्टली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो नगर व्यवस्था थी वो जो थी एक तरह से
प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर थी। यहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं था। अगर सपोज राजतंत्र होता तो जो है प्राचीन मौर्यों का और गुप्तों का जो पाटलिपुत्र में राजमहल वगैरह बने हैं, इस टाइप की राजमहल बना हुआ मिलता। इसलिए नगर निगम जैसी, नगर पालिका जैसी, नगर परिषद जैसी कोई जो है डेमोक्रेटिकल सिस्टम यहाँ पर था, अतः राजतंत्र नहीं था। तीसरी राजधानी इसकी जो है कालीबंगा थी। तो ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से पाई गई है, घग्गर नदी के किनारे विकसित थी। इसकी सर्वप्रथम खोज 1952-53 में दो इतिहासकारों ने की थी, डॉक्टर अमलानंद घोष और सबसे पहले खोज डॉक्टर अमलानंद ने की थी, फिर इसकी खुदाई 1961 में दो इतिहासकारों ने की थी, बीबी लाल और बीके थापर द्वारा। कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से जो है मिट्टी की बनी हुई काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई थी, जिन्हें लोकल लैंग्वेज यानी कि हनुमानगढ़ की जो लैंग्वेज है लोकल, वो पंजाबी है। पंजाबी भाषा में इसको बंगा कहा जाता है। इंग्लिश में बेंगल्स बोलते हैं, पंजाबी में बंगा बोलते हैं। किसको? चूड़ियों को, जो कि काले रंग की थी, मिट्टी से बनी हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता पड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से जो है कल्टीवेटेड लैंड, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, युगल समाधियों के प्रमाण मिले हैं। युगल समाधियों का मतलब अर्थात जिस स्थान पर जो है पत्नी को दफनाया गया था, उसी स्थान पर जो है पुरुष को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो यहाँ पर सती प्रथा जैसी कोई प्रथा प्रचलित थी, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि इस टाइप की प्रथा क्यों प्रचलित थी। लेकिन युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं, प्रतीकात्मक समाधि के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ एक जो है बेलनाकार मुहर मिली है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित थी। इससे सिद्ध होता है कि कालीबंगा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच ट्रेड रिलेशन, व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदी के संगम पर बसी हुई थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में हम यूँ कह सकते हैं इराक में थी। अतः दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध थे, तभी तो मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ से मिली है। इसके अलावा कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, बांस की नालियों के प्रमाण मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह के जो है प्रमाण मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी देन माना जाता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर स्वास्तिक का चिन्ह गया तो सिंधु घाटी सभ्यता से गया। और आज पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जर्मनी, जिसके नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय जो ध्वज होता है, उसमें भी जो है स्वास्तिक का चिन्ह का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा कालीबंगा से जो है अर्थात हवन वेदियों, अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिस पर जो है टाँके लगे हुए मिलते हैं। इसलिए यह भी सिद्ध होता है कि हो सकता है कि उस पीरियड के लोग जो है मेडिकल साइंस के अंतर्गत इतने डेवलप हों, चूँकि मैथ्स में तो जो है काफ़ी प्रोग्रेस किए हुए थे, तभी जाकर बड़े बड़े शहरों का जो है निर्माण हुआ। शायद हो सकता है मेडिकल साइंस में भी जो है काफ़ी आगे बढ़ चुके हों, और शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन थिएटर के जैसे जो है कोई व्यवस्था रही हो। इस तरह से कालीबंगा में जो है जुतीय खेतों के प्रमाण मिले हैं, हवन वेदियाँ मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं। मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मोहर मिली है, भूकंप के प्रमाण मिले हैं, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और कालीबंगा के जो मकान हुआ करते थे, उनके जो फर्श हुआ करते थे, वो जो है अलंकृत ईंटों से यानी डेकोरेटेड टाइल से जो है बने हुए थे। कालीबंगा में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ की कालीबंगा में अर्थात एक तरह से नाली व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि नाली सिस्टम जो था उसमें बांस की पाइप की जो है फिट कर दिया करते थे। तो बांस के पाइप जो है समय के अनुसार वो बांस की जो है लकड़ी होती थी वो गल गई, इसलिए नाली व्यवस्था तो बेहतरीन थी, लेकिन खुदाई के दौरान उसके जो है सबूत नहीं मिले हैं। और कालीबंगा से किसी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, जो ये सिद्ध करती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लिंग की उपासना की जाती थी, योनि की उपासना की जाती थी।